एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। आज हम एग्रीकल्चर के एक कोर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिस कोर्स को मैंने टोटल 25 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करा है। आज का लेक्चर बहुत ही इजी और बेसिक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले लेक्चर को। इस लेक्चर को हम 5 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। पहला, एग्रीकल्चर का डेफिनेशन। दूसरा, एग्रीकल्चर का स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। थर्ड, एग्रीकल्चर के ब्रांचेस। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। एंड फिफ्थ, लास्ट, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च सेंटर्स इन द वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन से। तो एग्रीकल्चर जो टर्म है यानी खेती, वो लैटिन वर्ड का ओरिजिन है, जो कि 2 वर्ड से मिलकर बना है। एग्री मीन्स सॉइल एंड कल्चरा विच मीन्स कल्टीवेशन, यानी कोई भी एक्टिविटी जो हम सॉइल पे कल्टीवेशन करने के लिए करते हैं, किसी चीज़ को कल्टीवेट करने के लिए करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर के अंदर आती हैं। तो अगर बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इज़ एन अप्लाइड साइंस विच कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन सच एज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर हमारा क्या आता है? वेजिटेबल्स, फ्रूट, इनके प्रोडक्शन के बारे में। लाइव स्टॉक रियरिंग, यानी हम जो काऊ का रियरिंग देखते हैं, गोट, रैबिट, हैन, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर है फिशरीज यानी मछली पालन, और लास्ट है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री यानी हम बेसिकली करते हैं टेक्सटाइल्स वगैरह के लिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है हमारा, एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज एन आर्ट कॉमा साइंस एंड बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस। इसका मतलब ये हुआ कि हम एग्रीकल्चर को एक आर्ट भी कहते हैं। आर्ट क्यों? इट इज़ अ नॉलेज। एग्रीकल्चर क्या है? एक नॉलेज है कि हम किस वे में किसी एग्रीकल्चर ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। ये एक साइंस भी है, क्योंकि हम इसमें ऑल जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको हम साइंटिफिक प्रिंसिपल पे हमने डेवलप करा है, उनका यूज़ करते हैं। यानी हमें कितना नाइट्रोजन देना है, कितना फॉस्फोरस देना है, इन सब चीज़ को भी हम ये पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के अंदर में। ये एक बिज़नेस है, क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग एरिया में हर जगह किसी फार्मर के पास लेबर भी होता है, पैसा भी होता है, वाटर भी होता है, लेकिन हमारा बिजनेस किस तरीके से होता है कि हम उसी चीज़ को कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज़ करें, ताकि हमारा क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो और मिनिमम हमारा पैसा या फिर वहाँ पे मिनिमम एफर्ट लगाना पड़े, ठीक है। तो अगला हमारा स्लाइड है, यानी सेकंड टॉपिक है, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर का स्कोप इंडिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर जो है हमारे इंडियन जीडीपी का 16% है। अगर हम 2020 का डेटा देखें तो इंडियन जीडीपी जो है 2.94 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जो कि हमारी 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है वर्ल्ड में, यूएस, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद। तो अगर हम इसका 16% देखें तो अप्रॉक्स 4700 बिलियन यूएस डॉलर जो है हम सिर्फ एग्रीकल्चर से पर ईयर इंडिया में देखते हैं। दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर जो है 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो आज हम देखते हैं 135 करोड़ जो इंडियन पॉपुलेशन है, उसके 2/3 पॉपुलेशन को ये जॉब प्रोवाइड करता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये 15% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग, हमारा जो भी इंडिया का पर ईयर एक्सपोर्ट का अर्निंग है, उसका 15% एग्रीकल्चर से आता है। और ये एग्रीकल्चर जो है हमारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जैसे डेयरी को, शुगर इंडस्ट्री को शुगर केन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अगला पॉइंट है, एग्रीकल्चर जो है एक्ट एज वॉल इन मेंटेनिंग फूड सिक्योरिटी एंड इन द प्रोसेस एंड नेशनल सिक्योरिटी एज वेल। और लास्ट पॉइंट है, एग्रीकल्चर जो है इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करता है, यानी पॉपुलेशन ऑफ एवरी स्पीसीज। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट रिवॉल्यूशंस विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। रिवॉल्यूशंस तो बहुत हुए हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन हम इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस के बारे में कुछ देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन हमारा मिल्क के लिए हुआ था, जो कि जिसमें हमारा प्रोडक्शन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस 17 मिलियन टन था, जो कि अब 109 मिलियन टन हो गया है। दूसरा रिवॉल्यूशन जो है ब्लू रिवॉल्यूशन, जो कि फिश प्रोडक्शन के लिए था। उस टाइम इंडिपेंडेंस के टाइम इसका प्रोडक्शन 0.75 मिलियन टन था, अब 7.6 मिलियन टन है। येलो रिवॉल्यूशन जो ऑयल सीड्स के लिए था,
जिसका प्रोडक्शन जो है 5 टाइम्स हो गया है इन टन्स में। सिमिलरली एग प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 2 बिलियन एट इंडिपेंडेंस टू 28 बिलियंस, sugar cane production from 57 billion tons to 282 billion tons, cotton production from 3 billion bales to 32 billion bales, which shows our sign of progress। तो हमें ये इतना सारा डेटा नहीं याद करना है, इससे क्वेश्चंस वैसे आएंगे कि हमारा कितना फोल्ड मल्टीप्लाई हुआ है प्रोडक्शन, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड मिल्क इन द वर्ल्ड एंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। मैंने अगले स्लाइड पे सारे इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर के बारे में एक चार्ट दे दिया है। जैसे हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन है, फूड ग्रेन्स के लिए हुआ था, इसके फादर है एम एस स्वामीनाथन। येलो रिवॉल्यूशन है, ऑयल सीड्स के लिए हुआ था। ये सारे इनके फादर्स के बारे में और जो भी डिटेल्स हैं वो मैंने यहाँ पे दे दी है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के मेनली 7 ब्रांचेज हैं। सबसे पहला एग्रोनॉमी, जो हमारा एक कोर्स है उसके बारे में है। दूसरा है हॉर्टिकल्चर, थर्ड है फॉरेस्ट्री, फोर्थ है एनिमल हस्बेंड्री, फिफ्थ है फिशरी साइंस, सिक्स्थ है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड सेवन्थ है होम साइंस। एक एक करके हम इन सबको देखते हैं। सबसे पहला है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या है? डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स विच इंक्लूड फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, शुगर, ऑयल सीड्स etc। इसका एम क्या है? टू हैव बेटर फूड प्रोडक्शन एंड टू कंट्रोल द डिजीजेस। सेकेंड है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मेनली जो है वो फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, स्पाइसेस, बिवरेजेस के प्रोडक्शन में हम देखते हैं। फॉरेस्ट्री डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ पेरिनियल ट्रीज फॉर सप्लाइंग वुड, टिम्बर, रबर etc। Animal husbandry deals with the agriculture practice of breeding and raising livestock in order to provide food for human and to provide power in the farm field like drought animals and manure for crops। अगला है फिशरी साइंस। फिशरी साइंस क्या है? डील्स विद द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग, रियरिंग फिशेज इंक्लूडिंग मैरीन एंड इनलैंड फिशेज, श्रिम्प्स, प्रॉन्स etc in order to provide food, feed and manure टू दी एग्रीकल्चर। यहाँ पे एक वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को। फिशरी साइंस अलग है और एक्वाकल्चर अलग है। एक्वाकल्चर का एक पार्ट है फिशरी साइंस, यानी एक्वाकल्चर जो है एक ब्रॉडर टर्म है। एक्वाकल्चर के अंदर एक्वाटिक प्लांट्स का भी कल्टीवेशन आ जाता है। अगला है हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या है? डील्स विद फार्म मशीनरीज फॉर फील्ड प्रिपरेशन, इंटर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, जैसे हम इंटर टिलेज करते हैं, हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, इंक्लूड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इंजीनियरिंग एंड बायो एनर्जी। लास्ट है हमारा होम साइंस। डील्स विथ एप्लीकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन अ बेटर मैनर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग वैल्यू एडिशन एंड फूड प्रिपरेशंस। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमारा एग्रीकल्चर और इंडियन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के बारे में। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चली हैं, यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन का भी डेवलपमेंट हुआ है और साथ साथ एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट हुआ है। तो ये जो डेवलपमेंट है उनको हम 4 स्टेजेस में देखते हैं। सबसे पहला हंटिंग है, दूसरा है पेस्टोरल लाइफ, उसके बाद आता है क्रॉप कल्चर और लास्ट है ट्रेड। तो हंटिंग लाइफ का मतलब ये हुआ कि जब ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हुआ था तो वो कुछ भी बनाना नहीं जानते थे, तो वो दूसरे को मार के ही खाते थे। तो पहले का पॉपुलेशन जो भी था, इनिशियल ह्यूमंस जो थे वो जंगल में रहते थे, तो वहाँ पे हंटिंग करते थे और मारते खाते थे। तो पहले का लाइफ तो ये है। उसके बाद थोड़ा चेंज हुआ, पेस्टोरल आया। जो पहले के ह्यूमंस थे वो थोड़ा सा डिपेंड हो गए एनिमल्स के ऊपर, उनको रियर करना और उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, जैसे हॉर्सेज, काऊ, इन सब चीज़ को रियर करते थे। और मेनली ये कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट एरिया के बाउंड्री पे, क्योंकि उनको अपने एनिमल्स को भी फीड करना होता था। उसके बाद आया क्रॉप कल्चर। इन्होंने क्रॉप लगाना स्टार्ट करा, और तो क्रॉप लगाने के लिए इनको पानी चाहिए, इरिगेशन स्टार्ट करा। तो ये बेसिकली कहाँ पे रहते थे? जो भी रिवर वाला एरिया है, रिवर के अराउंड जो एरिया होता है वहाँ पे ये रहते थे। तो ये अब
प्रॉपर सेटल हो गए, क्योंकि हम पेस्टोरल लाइफ में देखते हैं जहाँ पे ये एनिमल को रियर करते थे तो खाना खत्म हो जाता था एक एरिया में, तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता था। लेकिन जब से उन्होंने क्रॉप कल्चर को अपनाया तब से वो रिवर बेड के अराउंड सेटल हो गए। और लास्ट फिर आया ट्रेड। इन्होंने जब क्रॉप कल्चर करा तो अपने खाने के लिए तो कर लिया, और जो एक्स्ट्रा बचता था वो दूसरे को देते थे और उनके बदले में वो कुछ लेते थे। तो यहाँ से उनके पास कंसेप्ट आया ट्रेड का। तो मैंने यहाँ पे पूरा पीरियड और उनके इवेंट्स के बारे में एक चार्ट दे रखा है। तो इस चार्ट को टाइम वाइज तो नहीं यूज़ करेंगे। इस चार्ट का यूज़ क्या है, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये एक प्रोसेस है डेवलपमेंट का, उसमें सबसे पहले हमारा सीरियल क्रॉप्स ही लगाया गया था। सबसे पहले वीट और बार्ले है। अगर हम देखें तो सबसे पहला मेटल कौन सा यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे ब्रॉन्ज यूज़ किया गया है सबसे पहले। उसके बाद अगर हम बात करें पल्सेस क्रॉप में, तो सबसे पहले चिकपी, फिर मस्टर्ड, फिर कॉटन, इन सब चीज़ का कल्टीवेशन हुआ है। उसके बाद कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ है राइस का, फिर शुगर केन का। और अगर हम एलिमेंट में यूज़ देखें तो फिर आयरन बहुत बाद में यूज़ हुआ है, और उसके बाद तो आयरन का प्लो यूज़ हुआ है। तो ये इस चार्ट का यही मतलब है कि हमें टाइम नहीं याद करना है, हमें बस इसका ये चीज़ ध्यान रखना है कि किस ऑर्डर में चीज़ें डेवलपमेंट के साथ होती गई हैं। अगला जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एग्रीकल्चर इन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम ब्रॉडर टर्म वर्ल्ड में देख लेते हैं। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो था एग्रीकल्चर में, वो सबसे पहले फ्रांसिस बैकन ने स्टार्ट किया था, जिनका एक्सपेरिमेंट था कि प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट जो है प्लांट के लिए वो वाटर है, उसके बारे में इन्होंने खोजा था। उसके बाद जो सेकंड साइंटिस्ट जो हैं वैन हेलमोंट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है विलो ट्री एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या था, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो प्लांट का जो मास नाप लिया था उन्होंने कि हाँ इतने वजन का है, और मिट्टी फिक्स्ड अमाउंट में नाप के उन्होंने गमले में लगा दिया, और उसको सिर्फ वाटरिंग करते थे, सिर्फ पानी देते थे। तो 5 साल बाद उन्होंने ये नोट करा कि प्लांट का ग्रोथ जो है वो तो है, लेकिन जो उन्होंने सॉइल जो डाला था इनिशियल, वो सॉइल का अमाउंट पहले से थोड़ा कम हो गया है। तो इसका मतलब वो प्लांट को सिर्फ पानी ही ग्रोथ में नहीं लगा है, प्लांट ने कुछ मिट्टी से भी कुछ लिया है। तो उन्होंने ये चीज़ बताया इस एक्सपेरिमेंट से कि सिर्फ पानी ही इम्पॉर्टेंट नहीं है प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, मिट्टी से कुछ ना कुछ प्लांट लेता है अपने डेवलपमेंट के लिए। थर्ड है लिबिग। लिबिग एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ हम आज एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहते हैं। इट वॉज हिज ओपिनियन दैट ग्रोथ ऑफ प्लांट वॉज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मिनरल सब्सटेंस अवेलेबल इन द सॉइल। मतलब ये उन्होंने बताया था कि जो प्लांट का ग्रोथ है वो डिपेंड करता है कि हमारे सॉइल में कितना ज़्यादा मिनरल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। तो इसी पे उन्होंने लिबिग लॉ ऑफ मिनिमम बताया है। ये मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है जो भी हमारा डेवलपमेंट हुआ है एग्रीकल्चर में, ये आप देख लेना, बहुत बेसिक्स है। तो लिबिग का जो लॉ ऑफ मिनिमम है वो क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट ग्रोथ ऑफ प्लांट इज डिक्टेटेड नॉट बाय टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल बट बाय द स्कैरेस्ट रिसोर्सेज। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट का जो ग्रोथ है वो इस पे डिपेंड नहीं करता है कि हमारे पास कितने न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं सॉइल में, ये इस पे डिपेंड करता है कि उन सब न्यूट्रिएंट में सबसे कम कौन है, सबसे लिमिटिंग फैक्टर में कौन सा है, सबसे जो कम होगा वही प्लांट के ग्रोथ को इफेक्ट डालेगा, वो ये लॉ बताता है। आया समझ में? ठीक है, हमारा अगला जो स्लाइड है वो है कि इंडिया में डेवलपमेंट कैसे हुआ एग्रीकल्चर का। तो लॉर्ड डलहौजी जो कि हमारा गवर्नर थे इंडिया के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है कंपनी थी उसके गवर्नर थे, उन्होंने उनका जो पीरियड था गवर्नर का वो 1848 से 1856 था। उन्होंने अपर बारी दोब कैनाल सिस्टम जो कि रावी नदी पर बनाया गया था पंजाब में, जो कि आज 21 किलोमीटर लॉन्ग है, उसका कंस्ट्रक्शन करवाया था, और यहीं से हमारा इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर में इंडिया में स्टार्ट हुआ। दूसरा, जो लॉर्ड कुर्जॉन जो हमारे इंडिया
जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके वायसरॉय थे। वायसरॉय उस टाइम उनको कहा जाता था जो कि एक कंट्री को रन कराता था। उन्होंने ग्रेट कैनाल सिस्टम ऑफ वेस्टर्न पंजाब ये बनवाया, जिसके अंदर बहुत सारे कैनाल सिस्टम्स बने थे। इनके टाइम पे ही IARI, जो उस टाइम इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करता था, उसको पूसा में स्टैब्लिश करवाया, जो कि अर्थक्वेक के बाद यहाँ न्यू दिल्ली शिफ्ट हो गया। इनके पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। इन्हीं के पीरियड में ICAR, जो कि एक बॉडी है इंडिया में रिसर्च कंडक्ट करवाती है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1929 में। और बहुत सारे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी इनके अंडर में खुली थी 1960s में। ठीक है, अगला स्लाइड है लास्ट, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया। तो अगर हम बात करें टोटल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस के, तो बहुत सारी हैं जो ICAR के अंडर हैं। लगभग हमारे पास 45 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, और रिसर्च सेंटर्स भी लगभग 10-11 हैं। लेकिन इनकी कंप्लीट लिस्ट के लिए मैंने यहाँ लिंक दे रखा है, आप यहाँ पे जाके इंस्टीट्यूट्स की भी लिस्ट देख सकते हैं और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की भी लिस्ट देख सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट में कुछ मेंशन करा है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, वो कटक में है। तो ऐसे ही करके टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये चीज़ ध्यान रखना है। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, कोयम्बटूर में है। तो ये चीज़ें, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, शिमला में है। तो ये चीज़ें जो है एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ये मैंने इसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग, टिल देन स्टे ट्यून। अगर किसी को भी इस लेक्चर के बारे में कोई भी डाउट है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे @nihal._anand पे मैसेज कर सकता है वीडियो लिंक के साथ। और प्लीज़ मेरे वीडियो लेक्चर को सब्सक्राइब करें, गो फॉर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।